Good morning, dear students. Today we will study chapter 6 of class 10th geography, that is called manufacturing industries. क्या लिखा है कि इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बता रखी है कि दिवाली पे हरीश जो है वो मार्केट में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसने वहाँ पे शूज़ खरीदे, क्लोथ्स खरीदे, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने खरीदवाए। हिज मदर जो है उसकी मम्मी ने यूटेंसिल, बर्तन, शुगर, टी, दिया, ये सब खरीदे, ठीक है। उसने देखा कि मार्केट में बहुत सारे आइटम हैं बेचने के। कितने सारे आइटम बनते कैसे होंगे और कितनी लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। तो उसके पापा ने बताया कि शूज़, क्लोथ, शुगर, ये सब जो है मशीन्स में बनते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। यूटेंसिल्स जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में भी बन सकते हैं, और दिया जो है वो इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्री जिन्हें हम कहते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, पोर्टर्स, वो सब बनाते हैं। उन्हें हम स्मॉल इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बताया इन्होंने कि कैसे बनती है इंडस्ट्री, क्या होती है इंडस्ट्री, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। कि कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कि कोई भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बनाना, उसे प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बना देना। पहले वो रॉ मटेरियल था, पहले वो कॉटन था, अब उसको हमने थ्रेड बना दिया। वो कैसे बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग करके ही बनेगा, ठीक है। उसे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हमें क्या पता है कैसे पेपर बनता है? वुड से। शुगर कैसे बनता है? शुगर केन से। आयरन स्टील कैसे बनता है? आयरन से, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसे बनता है? बॉक्साइट से। तो क्लोथ्स कैसे बनते हैं? यार्न, थ्रेड वगैरह से बनते हैं। तो जो कि एक इंडस्ट्री ही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था, 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं जो कि हमने 9th में पढ़ा था, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, जिसमें प्राइमरी मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। वर्कर एम्प्लॉय किए जाते हैं स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रिवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज में, ठीक है। अब सम पीपल, उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आती है, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। हम इंडिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या है जो जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके बारे में तो पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम मेज़र करते हैं। जितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है, उतना ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में ही हेल्प नहीं करती, पर हमारी बैकबोन भी कही जाती है, उस जो कि हमारी कंट्री का बैकबोन है। एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री का बैकबोन है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। उसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, ठीक है, उससे निकल के वो किस में जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है? इरेडिकेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को हटाता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वेंचर जो है वो इसीलिए बनती है जिससे हमारी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट घट जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म होगी, ठीक है। अगर हम कोई इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगा दें, ट्राइबल एरिया में लगा दें, तो चाहे कोई भी अमीर हो या पढ़ा लिखा इंसान हो, वो भी वहाँ पे जाके काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है, अच्छी पोस्ट भी मिलेगी उस इंडस्ट्री में, ठीक है। एरिया कैसा भी हो, एरिया भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। रॉ मटेरियल एक्सपेंड होंगे, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एक्सपेंड होगा, तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपनी जो रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड में, तो हायर वैल्यू हो जाएगी। कॉटन 10 रुपये का है तो शर्ट 50 रुपये की है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे और हमारी कंट्री क्या होगी, प्रॉस्परस होगी। ठीक है, इंक्रीज ही और डाइवर्सिफाई होगा। ठीक है, तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एज सुन एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल। अब एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है ना वो इंक्लूसिव है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ना कि दोनों एक दूसरे के अलग अलग चलते हैं। जैसे एग्रो इंडस्ट्री जो है, जैसे जो कोई कॉटन बेस्ड हो गई या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हो गई, ठीक है, वो एग्रीकल्चर को भी बूस्ट देंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा किसके, इंडस्ट्रीज़ को। और वो अपना सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट को। जैसे उसके साथ साथ वो और जो डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, जैसे इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, ये किससे बन के आते हैं, ये भी इंडस्ट्रीज से ही बन के आते हैं, मशीन्स, टूल्स। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है, एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, वो सिर्फ असिस्ट नहीं करता एग्रीकल्चरलिस्ट को इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में भी एफिशिएंट बनाता है उसे। हमारा आज का टाइम क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव तरीके चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी सिर्फ ज़रूरत नहीं है, मतलब हमने प्रोड्यूस करा, हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो ही नहीं, हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ सामान इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, अप टू मार्क होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कॉम्पीट कर सकते हैं जो इंपोर्ट करके हमारी कंट्री में प्रोडक्ट आ रहे हैं और हमारी कंट्री में भी बन रहे हैं। तो लोग तो वही ख़रीदना पसंद करेंगे ना जो क्वालिटी अच्छी होगी, कम प्राइसेस का होगा। ठीक है, तो हमें भी अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, लास्ट डिकेड में देखें तो शेयर जो है वो थोड़ा स्टेगनेंट हो गया, 17% ऑफ जीडीपी। ठीक है, 27% जो कि इंडस्ट्री करती है, उसमें भी 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह का है। ठीक है, मच लोअर है अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें, एशियन कंट्री जैसे चाइना वगैरह जो है, उनका 25 से 35% तक का है। हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। ठीक है, हमारा डिज़ायर क्या है, 12% का है कि हम 12% तक ग्रो करें। तो मेक इन इंडिया, ये सब प्लान हमने बनाए हैं। 2003 से वो ग्रो हो रहा है 9 to 10% पर एनम से। विद अगर हम पॉलिसी इंटरवेंशन वगैरह करें, अच्छे से एफर्ट डालें, तो हमारी कंट्री की भी प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ सकती है। इकोनॉमिस्ट क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल जो है, उन सब ने ये ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन किस बेसिस पे बेस्ड होती है, कहाँ एक इंडस्ट्री की लोकेशन रखनी चाहिए भाई, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कैपिटल हो, पावर हो, मार्केट हो। ठीक है, तो लेकिन सब चीज़ तो एक जगह नहीं मिल सकती, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर में वहाँ लगाएंगे जाके मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस होगा, मतलब जहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें मिल रही होंगी। फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वो जहाँ पे उनकी कॉस्ट जो है वो लो हो। देखो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब शुरू होती है उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ जहाँ लगती है उसके आसपास लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नियर द सिटीज़ भी हो सकती है, नियर सिटीज़ भी होती है। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ चलते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के। सिटीज़ जो है क्यों करते हैं, सिटीज़ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसे मार्केट मिलता है, सर्विसेज मिल जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, है ना, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब। तो मैनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक साथ कम टुगेदर, जिससे वो एडवांटेज ले सकें, जो कि अर्बन सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, वही सब, इसे हम
एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज भी कहते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्लोमरेशन टेक प्लेस। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मोस्ट जो थी वो ज़्यादातर कहाँ लगाई जाती थी, ओवरसीज़ में, सीज़ के आसपास, कि हम ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे तो वो कोस्टल एरिया में लगाते थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो हमारी कंट्री में कुछ पॉकेट्स एरिया बन गए जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलप्ड हुई, अर्बन सेंटर्स। ठीक है, तो जैसे अब इन्होंने एक वो भी दे रखा है, क्या, इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, इनपुट कहाँ से मिले, रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाएगी, फैक्टर प्रोडक्शन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फैक्ट्री को, फिर आउटलेट प्रोडक्ट बनेगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा मार्केट में, तो मनी का फ्लो हो जाएगा, मनी आएगी जाएगी। द की डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट, वही मैंने बताया कि जहाँ भी उनकी कॉस्ट कम लगेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, स्पेशलाइज लेबर होगा, वहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, पर मेनली कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे उनकी कॉस्ट कम आ रही हो। आइडल लोकेशन की कॉस्ट क्या है रॉ मटेरियल की, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, डिसीजन फैक्ट्री लोकेट करने की, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें इंडस्ट्रीज़ का, तो हम देख सकते हैं कि वेरियस मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोडक्ट यूज़ होता है, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, स्टील, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मशीन, कितनी मेडिसिन, कितनी चीज़ें बनती हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें तो हम देखते हैं कि अगर हम ना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो क्लासीफाई करते हैं, चलो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है। एग्रो बेस्ड जैसे कॉटन, वूल, जूट, मिल्क, टेक्सटाइल, ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, शुगर, स्टील, सॉरी, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सब हमारी एग्रो बेस्ड है। इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। मिनरल बेस्ड कौन सी होंगी, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, ये सब। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, जैसे बेसिक और किंग इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर की यूज़ के लिए बनाती है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस, एक्सेट्रा। अब हम कैपिटल के बेसिस पे भी कर सकते हैं इसे क्लासीफाई, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एसेट ऑफ द यूनिट बताई जाती है। लिमिट चेंज हो सकती है, स्मॉल स्केल के पैसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो बता रखी है इसमें 1 करोड़ बता रखी है। ओनरशिप के बेसिस पे भी हो सकती है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं। प्राइवेट कौन से, जो विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे बेल, सेल, ये सब हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल या ग्रुप, जो जैसे टिस्को, बजाज, रिलायंस, डाबर, ये सब प्राइवेट है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो जॉइंटली रन करी जाती हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, ठीक है। कॉपरेट इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो होती है, जो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर, ठीक है। ये रिसोर्सेज का पूल करेंगे, शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में प्रोपोर्शनेटली, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ सब में बांटा जाएगा। शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र, केरला वगैरह में इसमें। और कॉयर इंडस्ट्री, कॉयर क्या होता है, वो जो होता है ना उसका, नारियल का शायद, उसे हम कॉयर इंडस्ट्री कहते हैं। बेस्ड ऑन बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड। हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, और लाइट इंडस्ट्री जैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर लाइट सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।